हेलो स्टूडेंट्स। पिछले टर्म पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को कॉन्जुगेशन मेथड बताया था। बैक्टीरियाज में जेनेटिक इंफॉर्मेशंस दो तरीके से पहुंचती हैं। कौन कौन से दो तरीके से पहुंचती हैं? या तो वो क्रोमेटिन मटेरियल के द्वारा, क्रोमेटिन मटेरियल के द्वारा, या फिर प्लाज्मिड्स के द्वारा, या और एपिसोम के द्वारा। इस तरह से मीन्स जेनेटिक सूचना को पहुंचाने के तीन तरीके हैं। या तो क्रोमेटिन से पहुंचा सकते हैं, या फिर प्लाज्मिड्स के द्वारा, या फिर एपिसोम के द्वारा। ठीक है, तो आप लोगों को पता है जो इसका बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो होता है बैक्टीरिया के अंदर, उसके ऊपर किसी भी तरह की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है नहीं पाई जाती है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये यूकैरियोट्स के इवोल्यूशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, नाउ जो बैक्टीरिया है उसको हम स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि फर्स्ट इसमें रिप्रोडक्शन पावर काफ़ी, सबसे रिप्रोडक्शन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा, इनकी जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, इनकी पीढ़ी की जो अवधि होती है वो काफ़ी छोटी होती है। जीवाणुओं के द्वारा लैंगिकता प्रदर्शित की जाती है, मीन्स फीमेल और मेल का इनमें पता चलता है। दूसरा, इनमें आसानी से इनको लैब के अंदर कल्चर किया जा सकता है। एंड इन जीवाणुओं में उन सजीव के समान सभी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं भी बैक्टीरियाज के अंदर होती हैं। तो इस वजह से बैक्टीरियाज को ज़्यादातर हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से काम में लेते हैं। नाउ बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल का रूपांतरण है, या जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र है, वो हम तीन तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन से तीन तरीके से? एक तो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर होता है, लेकिन दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसफ़र होता है वो नेक्ड बैक्टीरिया का होता है, मीन्स केवल बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल का ही उसके अंदर ट्रांसफ़र होता है। दूसरा है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में जो ट्रांसफ़र होता है बैक्टीरिया का, वो बैक्टीरियोफेजेस के द्वारा जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के पास में पहुंचता है। और तीसरा कॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा जो जेनेटिक मटेरियल डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में पहुंचता है। तो इस तरह से जो जेनेटिक सूचनाएं हैं वो बैक्टीरियाज के अंदर तीन तरीके से होती हैं। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा ट्रांसडक्शन, और तीसरा कॉन्जुगेशन। ना आज हम जो यहाँ पर टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट थे, सबसे पहले उन्होंने 1928 में बताया था। और उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के ऊपर किए थे, जो कि न्यूमोनिया फैलाने का काम करता है। उन्होंने ये बताया कि जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है वो दो फॉर्म्स में मिलता है। ठीक है, कौन कौन सी दो फॉर्म्स पाई जाती हैं? एक तो है स्मूथ फॉर्म और दूसरी है रफ फॉर्म। दो फॉर्म्स में पाया जाता है। ठीक है, नाउ जो स्मूथ फॉर्म है उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? स्मूथ फॉर्म में मैंने पहले भी जब आपको बैक्टीरिया पढ़ाना शुरू किया था तो बताया था कि जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं वो स्मूथ कॉलोनी का निर्माण करते हैं, मीन्स उनके ऊपर कैप्सूल जो है वो पाया जाता है, जो कि पॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ होता है। तो बैक्टीरिया के बाहर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अंदर की तरफ, उसके बाद में प्लाज्मा सेल वॉल होती है, और फिर कैप्सूल पाया जाता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर कैप्सूल पाया जाता है उनको कैप्सुलेट बैक्टीरिया कहलाते हैं, और ये दृढ़ता प्रदान करते हैं सेल को, और इस वजह से इनकी जो कॉलोनी बनती है वो स्मूथ बनती है। इस वजह से इनको स्मूथ बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, स्मूथ बैक्टीरिया के जो प्रभेद हैं, स्ट्रेन्स हैं, वो कई हो सकते हैं। S1, S2, S3 एंड S4 टाइप के प्रभेद जो हैं वो इनके हो सकते हैं। दूसरी टाइप है रफ या विरुलेंट, और ये जो स्मूथ बैक्टीरिया होता है ये विरुलेंट होता है, उग्र स्वभाव का होता है। तो दूसरी तरह का बैक्टीरिया है रफ बैक्टीरिया। रफ बैक्टीरिया जो है मीन्स इसके अंदर कैप्सूल एब्सेंट होता है। केवल इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर दो ही लेयर पाई जाती हैं, एक तो अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है और बाहर की तरफ सेल वॉल जो है पाई
जाती है, कैप्सूल इनके अंदर नहीं पाया जाता है, तो इनकी जो संरचना है बिना कैप्सूल के होती है, तो इस वजह से इनकी जो कॉलोनी है रफ बनती है। और इनकी खास बात क्या होती है, ये नॉन वीरुलेंट बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके जो प्रभेद हैं वो भी R1, R2, R3 टाइप के ये प्रभेद जो है, स्ट्रेन्स जो हैं वो इनके हो सकते हैं। तो इनके ऊपर फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इनके ऊपर 1928 में इन्होंने जो स्मूथ बैक्टीरिया है और जो रफ बैक्टीरिया है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये पाया, जब एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे, उन्होंने ये पाया कि जब R2 टाइप बैक्टीरिया को लेते हैं और उसका इंजेक्ट करते हैं माइस के अंदर या रैट के अंदर, तो इनके अंदर कोई न्यूमोनिया नहीं होता है और वो जिंदा रहते हैं। मीन्स R2 जो प्रभेद है वो नॉन विरुलेंट टाइप का है, जो कि नुकसान नहीं पहुंचाता है। फिर उन्होंने S3 स्ट्रेन को लिया, उसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो उन्होंने पाया कि माइस के अंदर न्यूमोनिया हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तीसरा उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया वो ये था कि जब S3 प्रभेद को गरम किया जाता है 60 डिग्री टेम्परेचर पर, और गरम करने के बाद में फिर उसको किसी माइस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तब भी न्यूमोनिया नहीं होता है और एनिमल अलाइव रहता है। लेकिन जब S3 बॉयल जो किया गया है, S3 हीटेड किया गया है उसको, और R2 दोनों को मिलाकर के यदि किसी माइस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो फिर न्यूमोनिया हो जाता है और उस एनिमल की डेथ हो जाती है। तो सोचने का विषय ये था कि S3 बॉयल है और R2 भी नॉन विरुलेंट है, तो फिर बैक्टीरिया की डेथ क्यों, तो रैट की जो डेथ है वो क्यों होती है। तो इसमें जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया 1944 में एवेरी और मैक्लियोड नाम के जो साइंटिस्ट थे और मैकार्थी ने बताया कि जो इसमें जो अनुग्र प्रतिभेद था वो किस में बदल जाता है, R2 उग्र प्रतिभेद में। मीन्स R2 जो नॉन विरुलेंट था वो ट्रीट दोनों को एक साथ देने पर वो किस में बदल जाता है, विरुलेंट वो हो जाता है। मीन्स जो नॉन विरुलेंट फेज थी उसकी R2 की, वो कैसी हो जाती है, विरुलेंट में वो बदल जाती है। तो इसके लिए भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इस तरह से, तो इसका क्या मतलब है कि जो R2 था उसका ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो गया, नॉन विरुलेंट से विरुलेंट के अंदर हो जाता है। नॉन विरुलेंट से किस में हो गया, विरुलेंट में हो जाता है, और यही माइस के डेथ होने की वजह होती है। तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है, और इसको ही ग्रिफिथ इफेक्ट भी इसको हम कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन हम किस तरह से दे सकते हैं, जब R2 बैक्टीरियाज का रूपांतरण S3 बैक्टीरिया में हो जाता है, तो इस तरह से एक प्रतिरूप के DNA का उपयोग करते हुए दूसरे प्रतिरूप में रूपांतरण की घटना को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मीन्स एक प्रतिरूप का DNA दूसरे प्रतिरूप के DNA ने काम में लिया और इस प्रोसेस को हम रूपांतरण कहते हैं, ठीक है। नाउ ये जो प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस जो है वो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होती है। सबसे पहली बात क्या है, ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, और इसमें जो इनएक्टिव बैक्टीरिया होते हैं, जो इनएक्टिव रूप से DNA होते हैं, उनमें उनका प्रवेश इसके अंदर नहीं होता है। केवल जो एनर्जी वाले बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं का ही इनके अंदर प्रवेश होता है। दूसरी चीज़ क्या है, तो कुछ बैक्टीरिया में सभी डीएनएस को ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, बल्कि वो कुछ डीएनएस को ही उसके अंदर ग्रहण करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरियाज में एक कॉम्पिटेंट फैक्टर पाया जाता है जो ग्राही अणुओं का काम करता है। तो दूसरी चीज़ क्या हो गई, पहली बात है एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं, और दूसरा बैक्टीरियाज के अंदर कॉम्पिटेंट फैक्टर जो है वो उनके अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से वो DNA का ट्रांसफ़र जो है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, दूसरे प्रतिरूप के अंदर हो पाता है। तो ये सामर्थ्य प्रावस्था को हम CAP कॉम्पिटेंट एक्टिवेटेड प्रोटीन के द्वारा भी हम एक्टिव
कर सकते हैं। ठीक है, नाउ प्रोसेस किस तरह से होती है, मैकेनिज्म जो है वो क्या है। तो जो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम 4 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। कौन कौन से 4 पॉइंट्स में पढ़ेंगे? एक तो डीएनए बाइंडिंग, दूसरा है पेनिट्रेशन जिसको भेदन कहेंगे, तीसरा है साइनेप्सिस सूत्र युग्मन, और फोर्थ है इंटीग्रेशन। इन 4 पॉइंट्स के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की जब प्रोसेस पढ़ रहे थे तो इसकी जो खोज की थी मैकेनिज्म की प्रोसेस की, ये नॉटनी एंड सेटलर नाम के साइंटिस्ट थे। 1974 में उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, नाउ कैसे ये प्रोसेस होती है? नाउ सबसे पहले जो प्रोसेस है वो डीएनए बाइंडिंग है। नाउ डीएनए बाइंडिंग की प्रोसेस जो है वो रैंडम प्रोसेस है, मींस कभी भी ये किसी भी बैक्टीरिया के अंदर हो सकती है, रैंडम प्रोसेस है। और सबसे पहले डीएनए है, जो डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के संपर्क में आता है। तो पहले जब बैक्टीरिया के संपर्क में आता है डीएनए, तो वो रिवर्सिबल टाइप का होता है और बाद में वो इरिवर्सिबल होता है, मींस उत्क्रमणीय होता है, एक ही डायरेक्शन में वो जाता है लेकिन स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, ये अनरिवर्सिबल हो जाता है, फिर वो अनुत्क्रमणीय हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस टाइम है ये केवल 4 से 5 सेकंड तक ही इसकी प्रोसेस रहती है, जब वो उत्क्रमणीय होता है और बाद में वो अनुत्क्रमणीय होता है। और अनुत्क्रमणीय या अनरिवर्सिबल वो करीब 5 से 7 मिनट तक वो अनुत्क्रमणीय स्टेज में रहता है। ऐसी स्टेज जिसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है, रूपांतरणीय अवस्था बनी रहती है, किसी तरह का रूपांतरण नहीं होता है, तो इस स्टेज को इक्लिप्स पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्लिप्स पीरियड, ग्रहण काल हिंदी में बोलते हैं, ग्रहण काल इसको हम कहा जाता है जब कोई भी तरह की रूपांतरण की घटना नहीं होती है, अनरिवर्सिबल जब रहता है तो इसको इक्लिप्स पीरियड हम कहते हैं। तो जो रूपांतरणीय और अनरूपांतरणीय जो दोनों प्रकार के जो डीएनए हैं वो बैक्टीरिया की रिसेप्टर साइट्स जो हैं उनके ऊपर जा सकते हैं। तो जो बैक्टीरिया है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर रिसेप्टर साइट्स जो है वो पाई जाती हैं और इन रिसेप्टर साइट्स के ऊपर ही ये जो डीएनए मटेरियल है वो वहाँ पर जाता है। ठीक है, तो ये जो रिसेप्टर साइट्स हैं वो वेसाइकल की फॉर्म्स में भी पाई जाती हैं और ट्रांसफॉर्मोफॉर्म्स में भी ये पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो डीएनए मटेरियल है किसी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में केवल वही डीएनए मटेरियल एंटर करता है जिसके अंदर की ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक निश्चित क्रम में पाए जाते हैं, 5 एंड से 3 एंड तक, मीन्स AAGTGCGTCA 3 एंड तक पाए जाते हों। 10 न्यूक्लियोटाइड्स का ये युग्म है। जब ये पाए जाते हैं तभी कोई डीएनए मटेरियल वो है दूसरे बैक्टीरिया के साथ में वो रिसेप्टर बैक्टीरिया जो है वो उसको ग्रहण कर सकता है या वो रिसेप्टर साइट से अटैच्ड हो सकता है। तो ये जो डीएनए की श्रृंखला है ये संरक्षित रहती है और केवल इसी संरक्षित जो श्रृंखला है वही रिसेप्टर साइट तक पहुंचता है और रिसेप्टर साइट्स उसको ग्रहण कर पाती हैं। दूसरी जो प्रोसेस है इसमें पेनिट्रेशन जो है, जब डीएनए जिनमें कि ये जो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्स पाई जाती है ये जब संरक्षित हो ये रिसेप्टर साइट्स पर जाकर के अटैच्ड हो जाता है और रिसेप्टर साइट से अटैच होने के बाद में ये सेल के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सब डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों को बैक्टीरिया में मैंने आपको बताया था डायग्राम कि इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल होती है और इनके बीच में पेरीप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है जिसमें ये कुछ भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट्स हैं और एक्टिवेटर बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं वो इसके ऊपर पाई
जाती हैं। जब कोई भी बैक्टीरिया का डीएनए एंटर करता है तो वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो ये होता है। और ये डीएनए कौन सा है, मैंने आपको बताया 5AA GTGCG TCA3 की जो न्यूक्लियोटाइड क्षमता वाला है वो ही इस रिसेप्टर साइट से जाकर के अटैच्ड होता है और वही इस सेल के अंदर एंटर कर सकता है। तो यहाँ पर जब एंटर कर जाता है ये डीएनए मटेरियल, तो डीएनए मटेरियल का जो एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट एंजाइम है वो एक तरह से डीएनए ट्रांसलोकेज की तरह से काम करता है और ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो इसको विखंडित करके एक सूत्री डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में बदल जाता है। मीन्स कहने का क्या मतलब है, जब कोई डीएनए मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है तो वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की वजह से वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में के फॉर्म में एंटर करता है। ठीक है, तो जो एंडोन्यूक्लियस इसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बैसिलस सबटिलिस में डीएनए के दोनों सूत्र भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन कुछ में ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्म में जाता है। जो हम जहाँ पढ़ रहे हैं वो डीएनए की सिंगल फॉर्म में वहाँ पर जाता है। तो डीएनए की सिंगल फॉर्म में भी वही डीएनए जा सकते हैं जिनमें कि लगभग डीएनए की पावर, डीएनए पेनिट्रेशन पावर कितनी है, 750 न्यूक्लियोटाइड की होती है। मीन्स वो जिसमें कि 750 न्यूक्लियोटाइड्स हों वही इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। दूसरा जो है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 30 लाख से 80 लाख डाल्टन तक होता है, तभी वो डीएनए एंटर कर पाता है। इससे कम वाले भी डीएनए जो है वो एंटर नहीं कर पाते हैं और इससे ज़्यादा वेट के जो डीएनए है वो भी एंटर नहीं कर पाते हैं। तो 30 to 80 लाख के जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं वही इसके अंदर एंटर कर पाते हैं। तो भेदन के पश्चात या पेनिट्रेशन के बाद में जो डीएनए मटेरियल है वो सेल वॉल से लेकर के वो अंदर की तरफ आ जाता है। इस तरह से वो अंदर आ जाता है। यहाँ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये यहाँ पर क्या हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्म में ये अंदर आ जाता है। किसकी वजह से आता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की फॉर्म में। यहाँ पर जो दूसरा बैक्टीरिया के जो है ये ऑलरेडी यहाँ पर है R2 जो कि रफ बैक्टीरिया है, उसका डीएनए यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये R2 बाहर से किसका बैक्टीरिया है, वो डीएनए मटेरियल जा रहा है, S3 का जो डीएनए मटेरियल जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, नाउ यहाँ पर डीएनए की एंट्रेंस हो गई। जो डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्म में सेल के अंदर आ गया ड्यू टू रिसेप्टर साइट्स। और रिसेप्टर साइट्स किसकी वजह से, जिनके अंदर की ये वाले डीएनए की जो श्रृंखला थी उनके अंदर थी। नाउ अंदर आने के बाद में इनकी जो प्रोसेस क्या होती है, युग्मन, साइनेप्सिस, सूत्र युग्मन इनके बीच में होता है। तो सूत्र युग्मन कब होता है, जब एक सूत्रीय डीएनए जो है वो एक सूत्रीय डीएनए ही रहे। इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले ये एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन के द्वारा ये यहाँ पर आवृत हो जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन के द्वारा यहाँ पर ये आवृत हो जाता है, जिससे कि ये यहाँ पर इसकी ये जो श्रृंखला है वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही ये बनी रहती है, एक सूत्र ही ये बनी रहती है। और इस साथ ही इसमें प्रतिलिपिकरण जो हो रहे फोर्क को ये जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो इसके अंदर शुरू है उसको एक सूत्रीय ही ये बनाए रखता है। तो जो डोनर डीएनए है वो एकल सूत्र के रूप में जो रेसिपिएंट डीएनए है उसके साथ में बंधित हो जाता है। ठीक है, लेकिन बंधित होने के लिए इसमें भी कॉइलिंग होती है। ये दोनों आपस में यहाँ पर से एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा अलग होते हैं और ये जो डीएनए यहाँ से आया है वो यहाँ पर जाकर के जो कॉइलिंग फोर्क जो बना है इसके अंदर ये यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है इसके साथ में और ये अलग हो जाता है। तो इस तरह से जो S3 का जो डीएनए मटेरियल था वो यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो साइनेप्सिस है
वो कौन सी सेल्स साइनेप्सिस जो है वो डोनर और रेसिपिएंट जो डीएनए होते हैं, डोनर और रेसिपिएंट जो सेगमेंट्स होते हैं उन्हीं के ही, होमोलोगस जो सेगमेंट्स होते हैं उन्हीं के ही बीच में इनके अंदर साइनेप्सिस होता है। मीन्स होमोलोगस जो क्रोमोसोम, होमोलोगस जो मटेरियल होता है वहीं पर ही ये इनके बीच में साइनेप्सिस होता है। तो इस स्ट्रैंड के अंदर तो एक जो डीएनए का सूत्र है वो किसका है, आर सेकेंड का है, और दूसरा डीएनए का सूत्र जो किसका हो जाता है, एस थर्ड का हो जाता है। फिर इसको जो इनका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन में ये जो सूत्र जो है, ये जो इनका कट जो लगा था एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की वजह से लाइगेज एंजाइम के द्वारा इनको जोड़ दिया जाता है, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा दाता अथवा ग्राही डीएनए के जो अयुग्मित स्वतंत्र छोरों को काट दिया जाता है, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रिमिंग कहलाती है। तो ये जो जुड़े हुए इन खंडों को किससे जोड़ दिया गया है, लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो क्योंकि अब इसके अंदर एस थर्ड के कैरेक्टर, आर सेकेंड रफ जो बैक्टीरिया था उसके अंदर एस थर्ड के कैरेक्टर भी आ जाते हैं, तो इस वजह से ये इसका जो प्रॉपर्टी ऐसी हो जाती है, विरुलेंट की जैसी इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, और ये जो है न्यूमोनिया फैलाने में सक्षम होता है। इस तरह से ये मटेरियल, तो और इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होती है। थैंक यू।